नमस्कार दोस्तों, माय नेम इज विशाल। आई एम ए फैकल्टी ऑफ लॉ एट स्टडी आईक्यू। दोस्तों स्वागत है आप सभी का आज के हमारे वीडियो सेशन में। दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जो यूपीएससी के लिए तो रेलेवेंस है ही, इसके साथ साथ इस देश की पॉलिटिक्स, इस देश की राजनीति के लिए भी बहुत रेलेवेंट है। दोस्तों आज हम बात करेंगे क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स की। जी हाँ, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स, क्योंकि हाल फिलहाल में ही एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा एक रिपोर्ट जारी की गई है और उस रिपोर्ट के अंदर जो आंकड़े, जो फैक्ट्स बताए गए हैं, वो फैक्ट्स बहुत ही शॉकिंग है। जी हाँ, उस रिपोर्ट के अंदर जो फैक्ट्स बताए गए हैं दे आर वेरी शॉकिंग। वो फैक्ट्स बताते हैं हमारे देश के अंदर, हमारे देश की पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन की जड़ें कितनी डीप हो चुकी हैं। वो फैक्ट्स बताते हैं कि हमारे देश के अंदर क्रिमिनल्स किस प्रकार से पब्लिक ऑफिस को ऑक्यूपाई करके बैठे हैं। हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो मिनिस्टर्स हैं, जो लॉ एंड ऑर्डर को संभालते हैं, जो इस देश की पॉलिसी बनाते हैं, हमारे चुने हुए मंत्री जो इस देश के अंदर सुनिश्चित करते हैं कि देश के अंदर महिलाएं सुरक्षित रहें, वही लोग सीरियस क्रिमिनल केसेस फेस कर रहे हैं। उसमें से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो रेप के चार्जेस फेस कर रहे हैं, जो मर्डर के चार्जेस फेस कर रहे हैं, जो डोमेस्टिक वायलेंस के चार्जेस फेस कर रहे हैं, जो रॉबरी और डकैती के चार्जेस फेस कर रहे हैं, जो प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर सीरियस चार्जेस फेस कर रहे हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम डिस्कशन करने जा रहे हैं एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स द्वारा जारी की गई एक रिपोर्ट की, जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि भारत के अंदर स्टेट लेवल पर और नेशनल लेवल पर किस प्रकार से क्रिमिनलाइजेशन हो चुकी है। दोस्तों उसके साथ साथ हम डिस्कशन करेंगे कि भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से लॉज हैं, भारत के अंदर ऐसे कौन कौन से लॉज हैं जो क्रिमिनलाइजेशन को रोकते हैं, जो क्रिमिनल्स को रोकते हैं पॉलिटिक्स में, एक्टिव पॉलिटिक्स में एंटर करने के लिए। उसके साथ साथ अब आज की क्लास के अंदर डिस्कशन करेंगे कि पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स आते क्यों हैं, क्यों भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन इतने गहरे लेवल पर है। इसके साथ साथ हम यह भी डिस्कस करेंगे कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए जजमेंट्स के थ्रू कैसे इंश्योर किया गया कि पॉलिटिक्स एटलीस्ट किसी स्तर पर, कुछ स्तर पर क्रिमिनलाइजेशन से दूर रहे। अब दोस्तों देखिए, आज आपके सामने मैं कुछ फैक्ट्स रखने जा रहा हूं। अभी फैक्ट्स आप अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। एक क्रेडिबल संस्था एडीआर, एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स की रिसर्च के द्वारा ये फैक्ट्स पब्लिक के सामने लाए गए हैं। आप इन फैक्ट्स को अपने आंसर्स के अंदर यूज कर सकते हैं और अपने आंसर्स के अंदर यूज करके आप अपने रीजनिंग को सब्सटैंशिएट कर सकते हैं, लोगों को बता सकते हैं किस प्रकार से भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन बहुत डीप हो चुकी है। देखिए दोस्तों भारत के अंदर, देखिए भारत के अंदर राज्य स्तर पर अगर बात करूं तो 1861 एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं। भारत के अंदर 1861 एमएलए ऐसे हैं, तकरीबन 45%। भारत के अंदर 45% एमएलए ऐसे हैं स्टेट लेवल पर जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, और 1861 के अंदर 1205 ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस चार्जेस है, जैसे मर्डर, जैसे रेप, जैसे किडनैपिंग, जैसे डकैती। तो भारत के अंदर राज्य के स्तर पर जो लोगों के चुने हुए प्रतिनिधि हैं, एमएलए हैं, उनके अंदर से 45% के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, खिलाफ चार्जेस हैं, और उसके साथ साथ 1205 के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब दोस्तों आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से राज्यों के, कौन कौन से स्टेट्स के अंदर एमएलए और क्रिमिनल एमएलए की प्रोपोर्शन सबसे ज्यादा है। अब जब मैं ऐसे बात करूंगा तो लोगों को कहीं ना कहीं ध्यान आएगा यूपी का, बिहार का, लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है। भारत के अंदर आंध्र प्रदेश, जी हां आंध्र प्रदेश के अंदर 56% एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। जी हां 56%, मतलब आंध्र प्रदेश के अंदर हर 2 में से 1 एमएलए के खिलाफ सीरियस चार्जेस हैं डिक्लेयर्ड। इसके साथ साथ तेलंगाना 50%, तेलंगाना के अंदर कुछ ना कुछ, आंध्र प्रदेश, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना ऑब्वियसली 2014 से पहले एक ही स्टेट थे, तो उस एरिया की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत है, उस एरिया की पॉलिटिक्स के अंदर कुछ ना कुछ तो गलत हो रहा है, क्योंकि आंध्र प्रदेश और तेलंगाना दोनों के अंदर ही 50% एमएलए ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस है। मतलब उन राज्यों के अंदर 2 में से 1 एमएलए के ऊपर तो सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं ही। इसके साथ साथ बिहार भी कोई बहुत पीछे नहीं है। बिहार के अंदर 49% एमएलए ऐसे हैं जिनके ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस है। अब दोस्तों ध्यान दीजिएगा, एक चीज ध्यान दीजिएगा, नेशनल पॉलिटिक्स और रीजनल पॉलिटिक्स की अगर हम बात करें तो नेशनल पार्टीज, फॉर एग्जांपल बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, दोस्तों इन पार्टीज के अंदर क्रिमिनल्स की प्रोपोर्शन रीजनल पार्टी से कम है। मतलब अगर मैं आपको एक सुधारण एग्जांपल दूं, जैसे रीजनल पार्टीज के अंदर अगर 10%, 20%, 30% पॉलिटिशियंस के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, तो नेशनल लेवल पर वो आंकड़ा जो है वो गिरकर
कम हो जाता है। इसका मतलब रीजनल पार्टीज के अंदर अकाउंटेबिलिटी कम है, रीजनल पार्टीज के अंदर क्रिमिनल्स को पॉलिटिकल पार्टीज टिकट देती हैं, उनको अपनी टिकट से चुनाव लड़वाती हैं, और ऐसे लोग जो हैं वो एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर एंटर करते हैं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पुलिस जिसका उत्तरदायित्व है देश के अंदर लॉ एनफोर्समेंट को संभालना, दोस्तों इस देश की पुलिस राज्य सरकार के कंट्रोल में होती है। जब राज्य सरकारों के अंदर एक्टिव क्रिमिनल्स पॉलिटिशियन बनकर बैठ जाएंगे तो दोस्तों राज्य के लॉ एंड ऑर्डर की हालत क्या होगी ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग इस बात का भली भांति गैस लगा सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं नेशनल लेवल पे। अभी तक मैंने आपसे बात की थी स्टेट लेवल पर। भारत के अंदर 45% मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज, जी हाँ, हमारे राजनीति, हमारी डेमोक्रेसी की मंदिर के अंदर 45% क्रिमिनल्स बैठे हुए हैं। 45%। अब ये वो हैं जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल चार्जेस हैं। ऐसे बहुत सारे एमएलएस होंगे जिन्होंने क्राइम किए लेकिन उनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल चार्जेस हुए नहीं है, अभी तक उनके खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन शुरू नहीं हुई है, अभी तक उनके खिलाफ कोई एफआईआर या क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल नहीं हुई है। तो दोस्तों अगर मैं ऐसे क्रिमिनल्स को भी जोड़ लूं तो कहीं ना कहीं आंकड़ा जो है 60-70% के आसपास आ जाएगा। अब दोस्तों राष्ट्रीय स्तर की बात करूं, नेशनल लेवल की बात करूं, तो नेशनल लेवल पर भी अगर मैं राज्यसभा की बात करूं, पॉलिटिकल पार्टीज ने, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज ने, स्टेट पॉलिटिकल पार्टीज ने जिन लोगों को राज्यसभा चुनकर भेजा है उनमें से 36% के ऊपर ग्रेव क्रिमिनल चार्जेस हैं और 17% के ऊपर सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। देखिए अब आप सभी जानते हैं राज्यसभा के जो इलेक्शंस होते हैं उनके अंदर स्टेट पार्टीज ही कैंडिडेट्स को चुनकर भेजती हैं। तो जब स्टेट की पार्टीज के अंदर ही पॉलिटिशियंस राज कर रहे हैं तो सामान्य सी बात है कि वो नेशनल लेवल राज्यसभा के अंदर भी जो कैंडिडेट्स भेजेंगे वो क्रिमिनल्स होने के चांसेस उनके ज्यादा होते हैं। तो दोस्तों राज्यसभा के अंदर तकरीबन 36% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं और तकरीबन 17% ऐसे जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं, जैसे मर्डर, रेप, किडनैपिंग, रॉबरी, डकैती। दोस्तों इसके साथ साथ 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर 2024 के लोकसभा इलेक्शंस के अंदर जितने भी टोटल कैंडिडेट्स खड़े हुए थे उनमें से 16% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस थे। उन्होंने जब अपनी एफिडेविट्स फाइल की नॉमिनेशन के साथ तो पता लगा 16% के ऊपर क्रिमिनल चार्जेस हैं। और दोस्तों 2024 के इलेक्शंस के अंदर ही 543 सीटों में से 543 सीटों के अंदर तकरीबन 46% कैंडिडेट ऐसे जीत कर आए हैं जिनके खिलाफ सीरियस क्रिमिनल चार्जेस हैं। लोकसभा के अंदर 543 में से 46% मेंबर्स ऐसे हैं जिनके खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं। दोस्तों राज्य स्तर पर 45% एमएलए के खिलाफ डिक्लेयर्ड क्रिमिनल केसेस हैं, नेशनल स्तर पर 46% मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के खिलाफ सीरियस क्रिमिनल केसेस हैं। अब देखिए दोस्तों, देखिए, और ये ट्रेंड जो है वो लगभग ईयर ऑन ईयर, इलेक्शन ऑन इलेक्शन सीरियस होता जा रहा है। 2019 के अंदर तकरीबन 43% एमपी थे और 14 के अंदर तकरीबन 34% एमपी थे। आज लोकसभा के अंदर 40% ऐसे मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं जिनके ऊपर सीरियल क्रिमिनल केसेस चार्जेस हैं। लोकसभा 2019 के अंदर ये ट्रेंड जो है वो तकरीबन 43% था, 2014 के अंदर ये 34% था। तो दोस्तों ईयर ऑन ईयर जिस प्रकार से हमारी जीडीपी बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर जिस प्रकार से महंगाई इन्फ्लेशन बढ़ रही है, ईयर ऑन ईयर जिस प्रकार से देश की पॉपुलेशन बढ़ रही है, उसी प्रकार से भारत की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर पॉलिटिशियंस की संख्या भी बढ़ रही है। ऐसा होगा कि आने वाले 10 सालों के अंदर यह आंकड़ा जो है वो 50, 55, 60% से क्रॉस कर जाएगा। अब दोस्तों ये आपको मैंने फैक्ट्स दे दिए, स्टेट लेवल, नेशनल लेवल पे आप इन फैक्ट्स को यूज कर सकते हो अपनी आंसर राइटिंग के अंदर। नेक्स्ट, अब दोस्तों बात करो रीजन फॉर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स। दोस्तों प्रश्न आता है कि हमारी पॉलिटिक्स के अंदर इतने एक्टिव क्रिमिनल्स क्यों हैं? क्यों हमारे देश के अंदर हम समझदार, पढ़े लिखे, अच्छे, ऑनेस्ट और इंटीग्रिटी वाले लोगों को चुनकर पॉलिटिक्स में नहीं भेजते? क्यों हमारे देश के लोग प्रेफर करते हैं कि क्रिमिनल्स को चुनकर भेजा जाए? अगर आप एक पढ़े लिखे नागरिक होने के नाते इलेक्शन में लड़ने का प्रयास भी करेंगे तो दोस्तों आपके लिए इलेक्शन जीतना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इस देश के लोग आपको प्रेफर ही नहीं करेंगे। इस देश के लोग प्रेफर उनको करेंगे जिनके खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, जिनके खिलाफ मर्डर, अबडक्शन, किडनैपिंग, रेप, लूटिंग, डकैती, राइटिंग के केसेस बने हुए हैं। तो दोस्तों भारत की पॉलिटिक्स के अंदर एक्टिव क्रिमिनल्स क्यों हैं? इसका रीजन क्या है? दोस्तों पहली चीज पॉलिटिकल पार्टीज ऐसे लोगों को इलेक्शन की टिकट्स क्यों देती हैं? दोस्तों मैं आपको एक फैक्ट बताना चाहता हूं हिस्टोरिकल। दोस्तों भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन तकरीबन 1975 के बाद से बहुत स्ट्रांग हो गया। भारत के एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन तकरीबन 1975 सन के बाद बहुत स्ट्रांग हो गया, क्योंकि धीरे धीरे कांग्रेस जो एक नेशनल लेवल पार्टी थी, जिसका भारत की पॉलिटिक्स के ऊपर वर्चस्व था, सुप्रीमेसी थी, धीरे धीरे कांग्रेस वीक होनी शुरू हो गई और भारत की पॉलिटिक्स के अंदर रीजनल पार्टीज इमर्ज करनी शुरू कर गई।
आज आप जितने भी रीजनल पार्टीज को देखते हो जो राज्य में सरकारें बनाती हैं वो तकरीबन 1970 के दशक के बाद ही आई हैं। तो दोस्तों जैसे जैसे रीजनल पॉलिटिक्स खड़ी होनी शुरू हुई वैसे वैसे पॉलिटिकल पार्टीज को ऐसे लोगों की जरूरत थी जो उनको इलेक्शंस जिता सके। अब इस समय पर ऐसे लोग जिनके पास मनी पावर भी है और मसल पावर भी है, मतलब जिन लोगों के पास पैसा भी है और जो लोग समय आने पर बल का प्रयोग कर सकते हैं इलीगली, जिनको हम सरल भाषा में कहते हैं लठैत, तो जो लोग लाठी का प्रयोग भी कर सकते हैं इलेक्शन जीतने के लिए और पैसे का भी, ऐसे लोगों को पॉलिटिकल पार्टीज ने टिकट देना शुरू किया। क्योंकि पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव था इलेक्शन को जीतना, पॉलिटिकल पार्टीज का ऑब्जेक्टिव था सरकार बनाना। तो उनको लगा कि कौन से ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको वो टिकट देंगे और वो इनको इलेक्शन जिता सकते हैं। तो पॉलिटिकल पार्टीज की नजर पड़ी अपने एरिया के क्रिमिनल्स के ऊपर, जिनसे लोग डरते थे, जिनके पास पैसे की कमांड थी। तो ऐसे लोगों को इलेक्शन के टिकट्स देने शुरू किए गए। दोस्तों दूसरा, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दोस्तों भारत के अंदर जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम है वो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। दोस्तों इस देश के अंदर आज भी लोग अपने पॉलिटिकल लीडर्स के काम पर वो उनको वोट नहीं देते हैं। दोस्तों आज भी इस देश के अंदर लोग अपने पॉलिटिकल लीडर्स के काम पर, उनकी इस देश की कंट्रीब्यूशन पर, उनके कैरेक्टर, उनकी ऑनेस्टी और इंटेग्रिटी के लिए किसी को वोट नहीं मिलता है। बहुत से पॉलिटिकल लीडर्स ऐसे हैं जिनको वोट मिलता है उनकी आइडेंटिटी के कारण, और वो पॉलिटिक्स एक्टिवली प्ले करते हैं, आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। आपने हाल फिलहाल में देखा होगा बहुत सारे ऐसे लीडर्स हैं, नेशनल लेवल के लीडर्स हैं जो एक्टिवली कास्ट पॉलिटिक्स प्ले कर रहे हैं, जो लोगों के अंदर कहीं ना कहीं कास्ट पॉलिटिक्स, कास्ट आइडेंटिटी जो है वो एक बार फिर से जगाने का प्रयास कर रहे हैं ताकि उनको पॉलिटिकल बेनिफिट्स हो सके। दोस्तों तो कास्ट पॉलिटिक्स, जब इस देश के लोग किसी व्यक्ति के ट्रैक रिकॉर्ड, उसकी एजुकेशन, उसके देश को कंट्रीब्यूशन, योगदान के आधार पर वोट नहीं देते, लेकिन वोट देंगे उसकी आइडेंटिटी के आधार पर, तो सीधी सी बात है ऐसे लोग फिर इस बात को जरा भी दायित्व नहीं देते हैं या जरा भी महत्व नहीं देते हैं कि इस व्यक्ति के पॉलिटिकल रिकॉर्ड कैसा है। अगर एक व्यक्ति जो आपकी कास्ट या कम्युनिटी से बिलोंग करता है, चाहे उसका ट्रैक रिकॉर्ड कितना भी क्रिमिनल क्यों ना हो, ऐसे व्यक्ति को आसानी से वोट मिल जाता है। तीसरा, वीक इंस्टीट्यूशनल सिस्टम। दोस्तों भारत के गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर आज भी कई ऐसे एरियाज हैं, आज भी कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर अभी भी इंस्टीट्यूशनल गाइस गवर्नेंस नहीं है, जहां पर आज भी बेसिक सुविधाएं नहीं है, जहां पर आज भी ऐसा लगता है कि सरकार एब्सेंट है, द गवर्नमेंट इज कॉन्स्पिक्यूअस बाय इट्स एब्सेंस। तो दोस्तों ऐसे एरियाज के अंदर मसलमैन, हेंचमैन या फिर जिनको देसी भाषा में बाहुबली कहा जाता है, ऐसे लोगों का दबदबा होता है। लोग अपनी परेशानियां सुलझाने के लिए सिस्टम पर रिलाई नहीं करते हैं, लोग अपनी परेशानियों को समझाने के लिए रिलाई करते हैं बाहुबलियों के ऊपर। इसीलिए बाहुबलियों को इलेक्शन के टिकट दिए जाते हैं और उनको सत्ता में लाया जाता है। दोस्तों वीक रूल ऑफ लॉ। भारत के अंदर हम सभी जानते हैं रूल ऑफ लॉ संवैधानिक तौर पर बहुत अच्छा है। जब हम आर्टिकल 21, आर्टिकल 14 इस देश के संविधान को पढ़ते हैं तो कहीं ना कहीं हम यूफोरिया में पहुंच जाते हैं कि इस देश के अंदर रूल ऑफ लॉ बहुत ही जबरदस्त है। आर्टिकल 14 हमें इक्वालिटी का अधिकार देता है, आर्टिकल के हमें राइट ऑफ लाइफ देता है, आर्टिकल 19 हमें फ्रीडम्स देता है, आर्टिकल 18 जो है वो टाइटल और आर्टिकल 17 जो है वो अनटचेबिलिटी को दूर करता है। लेकिन दोस्तों ये रूल ऑफ लॉ पेपर पर जितना ही सुंदर दिखता है, असल में उतना ही उसके विपरीत है। दोस्तों भारत के अंदर आपने देखा होगा डिलेज इन जुडिशरी। भारत के अंदर अगर किसी पॉलिटिशियन जिसके खिलाफ क्रिमिनल केसेस हैं, अगर वो पॉलिटिशियन के खिलाफ क्रिमिनल केसेस कोर्ट में चल भी रहे हैं तो दशकों लग जाते हैं केसेस को कंप्लीट होने में। अब ऐसा व्यक्ति जब तक उसके खिलाफ केस कंप्लीट नहीं होता है, वो व्यक्ति इलेक्शन लड़ता रहता है, इलेक्शन जीतता रहता है, इलेक्शन लड़ता रहता है, इलेक्शन जीतता रहता है, लेकिन उसके खिलाफ केसेस जो है वो कभी फाइनली डिस्पोज हो ही नहीं पाते। अगर वो व्यक्ति कन्विक्ट होगा तभी जाकर वो डिस्क्वालीफाई होगा, लेकिन वो कन्विक्ट ही नहीं होता कोर्ट के लिए, क्योंकि कोर्ट के अंदर केसेस जो है वो कई दशकों तक चलते हैं। तो दोस्तों ये सभी कारण है जिसके कारण भारत की पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स एक बहुत बड़े शेयर पर कब्जा कर बैठ गए हैं। दोस्तों इसके साथ साथ जो पॉइंट मैंने यहां पर नहीं लिखा, लेकिन जो पॉइंट आप एग्जाम में मत लिखिए, लेकिन वो समझने वाला है, वो है हमारे देश के लोगों की करप्ट और क्रिमिनल्स की एक्सेप्टेंस। हमारे देश के अंदर लोग करप्शन और क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट कर रहे हैं। आज से कुछ दशक पहले भारत की नैतिकता इतनी स्ट्रांग थी कि लोग क्रिमिनल्स से संबंध नहीं रखते थे, लोग क्रिमिनल्स को पसंद नहीं करते थे, लोग करप्ट लोगों को पसंद नहीं करते थे, उनके खिलाफ लोगों के मन में कड़वाहट होती थी, एक प्रकार की डिसडेन होती थी। लेकिन आज के समय में अगर एक करप्ट व्यक्ति, एक क्रिमिनल व्यक्ति स्ट्रांग है तो लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं, लोग उनको अपने घरों के अंदर आमंत्रित करते हैं, लोग उनसे अच्छे रिलेशन स्थापित करना चाहते हैं। तो समाज कहीं ना कहीं क्रिमिनल्स को
अपने बीच में एक्सेप्टेंस दे रहा है, कहीं ना कहीं एक्सेप्टेंस के साथ साथ उनको ऑनर दे रहा है, इज्जत दे रहा है। तो दोस्तों जब क्रिमिनल्स को समाज के अंदर ऑनर मिलता है, इज्जत मिलती है, एक्सेप्टेंस मिलती है, तो क्रिमिनल्स की हौसला अफजाई होती है। क्रिमिनल्स फिर इलेक्शन लड़ने की सोचते हैं। जब क्रिमिनल्स को लगता है कि क्रिमिनल्स होने के बावजूद, अपराध करने के बावजूद, और लोगों को इस बारे में जानकारी भी है कि इन्होंने कौन कौन से अपराध किए हैं, उसके बावजूद अगर समाज उनको एक्सेप्ट कर रहा है, समाज उनको अपने घरों के अंदर आमंत्रित कर रहा है, समाज उनको एक्सेप्टेंस दे रहा है, तो ऐसे लोग पॉलिटिक्स के अंदर क्यों नहीं आना चाहेंगे? अगर ऐसे लोगों को समाज एक्सेप्ट ना करे तो क्रिमिनल्स का बहुत मुश्किल हो जाएगा एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर आना। लेकिन जब हमारा समाज एथिकली, मॉरली, नैतिकता के आधार पर कहीं ना कहीं निम्नता की अलग लिमिट्स को छू रहा है, तो हमारे समाज ने पॉलिटिशियंस को, क्रिमिनल्स को एक्सेप्ट करना आरंभ कर दिया है। और जिसका यही कारण है कि कहीं ना कहीं एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनल्स बहुत ही ज्यादा बड़े पैमाने पर आकर बैठ गए हैं। अब दोस्तों प्रश्न आता है कि हमारे देश के अंदर ऐसे कौन कौन सी लेजिस्लेशंस हैं जो डील करती हैं क्रिमिनलाइजेशन से। दोस्तों हमारे देश के अंदर एक कानून है जिसका नाम है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट। रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, दोस्तों हमारे देश के रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8 के अंदर स्पष्ट तौर पर कहा गया है कि अगर कोई भी व्यक्ति की कन्विक्शन हो जाती है, किसी भी व्यक्ति को इन अपराधों के अंदर सजा हो जाती है। अगर मैं आपको बताना चाहूं तो ऑफेंसेस अंडर 153A, ऑफेंस अंडर 153 बात करता है अगर कोई व्यक्ति लोगों के बीच में उनकी आइडेंटिटी के आधार पर नफरत फैलाने का काम करता है। 376, 376A, 376B, C and D, ऑफेंसेस ऑफ रेप, 498A, क्रुएलिटी, डोमेस्टिक वायलेंस, प्रोटेक्शन ऑफ सिविल राइट्स एक्ट, सेक्शन 10 to 12 ऑफ अनलॉफुल एक्टिविटीज प्रिवेंशन एक्ट, NDPS, नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस एक्ट, प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट, कमीशन ऑफ सती प्रिवेंशन एक्ट। इन सभी केसेस के अंदर अगर कोई व्यक्ति कन्विक्ट हो जाता है, तो उसकी कन्विक्शन का टर्म, मतलब अगर किसी व्यक्ति को 5 साल की सजा हुई है तो 5 साल और 6 साल और 11 साल के लिए व्यक्ति इलेक्शन लड़ने से डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के अंदर 4 साल की सजा मिली है तो वो व्यक्ति 4 साल प्लस 6 ईयर 10 साल के लिए इलेक्शन नहीं लड़ सकता, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबलीज के, ना ही पार्लियामेंट के। दोस्तों इसके साथ साथ अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के अंदर मिनिमम 2 साल की सजा हो जाती है, अगर किसी व्यक्ति को किसी भी अपराध के अंदर मिनिमम 2 इयर्स की इंप्रिजनमेंट हो जाती है, तो जितनी सजा प्लस 6 इयर्स, इतनी इस पीरियड तक वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता। फॉर एग्जांपल अगर किसी व्यक्ति को आईपीसी की किसी धारा के अंदर 5 साल की सजा हो गई तो 5 साल प्लस 6 इयर्स 11 साल तक वो व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकता। अब दोस्तों बात आती है, मैंने आपको बताया ऑलरेडी कि प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट या फिर रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के अंदर अगर कोई व्यक्ति सेक्शन 8 के अंदर कन्विक्ट हो जाता है तो वो व्यक्ति अपनी पीरियड ऑफ सेंटेंस प्लस 6 साल तक इलेक्शन नहीं लड़ सकता। अगर किसी व्यक्ति को प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत 10 साल की सजा हो जाती है तो 10 साल और 16 साल तक वो इलेक्शन नहीं लड़ सकता। दोस्तों इस सेक्शन का ऑब्जेक्टिव यही था कि क्रिमिनल्स को पॉलिटिक्स से दूर रखा जाए, इसके साथ साथ एक डेटरेंस क्रिएट किया जाए क्रिमिनल्स के ऊपर। उनको पता है कि अगर वो अपराध करेंगे और उनके खिलाफ अपराध कोर्ट में सिद्ध हो गया तो ऐसे व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ पाएंगे। दोस्तों इसके साथ साथ बात आता है भारत के अंदर सुप्रीम कोर्ट द्वारा ऐसी कौन कौन सी जजमेंट्स दी गई हैं जिनका उद्देश्य है कि पॉलिटिक्स को क्रिमिनल से दूर रखा जाए। अब दोस्तों पहली है यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। दोस्तों इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ही समझदारी भरा निर्णय दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर व्यक्ति को अधिकार है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के तहत, आर्टिकल 19(1)(a) के तहत, कि जिस व्यक्ति के लिए वो, जिस कैंडिडेट के लिए वोटिंग कर रहे हैं उस व्यक्ति की क्रिमिनल क्रेडेंशियल्स उसको पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे क्षेत्र के अंदर, मेरी लोकसभा कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर जो व्यक्ति एज ए कैंडिडेट इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है, मुझे पता होना चाहिए एज अ वोटर कि उसके क्रिमिनल एंटीसीडेंट्स क्या हैं, वो व्यक्ति कितने क्रिमिनल केसेस के अंदर उसके खिलाफ एफआईआर रखी है, कितने क्रिमिनल केसेस के अंदर वो कन्विक्ट हो रखा है, कितने क्रिमिनल केसेस के अंदर उस पर केसेस ट्रायल चल रहे हैं। तो दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने यूनियन ऑफ इंडिया वर्सेस एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स 2002 के अंदर यह ऑर्डर दिया कि हर व्यक्ति जो इलेक्शन कॉन्टेस्ट कर रहा है उसको अपने नॉमिनेशन केस पेपर्स के अंदर यह फाइल करना पड़ेगा, यह बताना पड़ेगा एफिडेविट के थ्रू कि उसके ऊपर कितने क्रिमिनल केसेस चल रहे हैं और वो कितने क्रिमिनल केसेस के अंदर कन्विक्ट हो चुके हैं। दोस्तों दूसरा लिली थॉमस वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2013। दोस्तों सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 का सेक्शन 8 यह बात करता है अगर किसी भी व्यक्ति को किसी भी अपराध में सजा हो जाती है तो उसकी पीरियड ऑफ सेंटेंस जब तक उसको सजा मिल रही है प्लस 6 साल तक वो व्यक्ति इलेक्शन नहीं लड़ सकता।
लेकिन दोस्तों इसी एक्ट का सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 एक प्रकार की प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है कन्विक्टेड एमएलए और एमपीज को। सेक्शन 8/8 सबसेक्शन 4 कहता है कि अगर किसी सिटिंग एमपी और एमएलए की कन्विक्शन हो जाती है, अब एक व्यक्ति जो एमपी था उसके खिलाफ फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट में केस चल रहा था, उसकी कन्विक्शन हो गई, उसको कोर्ट ने सजा दे दी, तो ऐसे व्यक्ति इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई नहीं होगा। उसके पास 3 महीने का समय है जिसके अंदर वो अपील फाइल कर सकता है हाई कोर्ट के अंदर या फिर अपेलेट कोर्ट के अंदर, और जब तक अपील चलेगी तब तक वो व्यक्ति एमपी एमएलए रहेगा ही। सुप्रीम कोर्ट ने इस सेक्शन को अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर कर दिया। सुप्रीम कोर्ट सेट कि अगर सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 के तहत या सेक्शन 8 के तहत अगर किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है, किसी व्यक्ति को कन्विक्शन हो जाती है, तो व्यक्ति इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। इमीडिएटली अपील फाइल वो करे, अपील डिस्पोज होती रहेगी, लेकिन वो व्यक्ति डिस्क्वालीफाइड रहेगा। इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 सबसेक्शन 4 के तहत जो क्रिमिनल पॉलिटिशियंस को प्रोटेक्शन दी थी, वो प्रोटेक्शन की परत को हटा दिया। अब अगर एक व्यक्ति सिटिंग एमपी और एमएलए अगर उसके खिलाफ कन्विक्शन प्रूव हो जाती है तो वो इमीडिएटली डिस्क्वालीफाई हो जाता है। अगर वो अपील करेगा, अपील जब तक डिस्पोज होती रहेगी तब तक वो डिस्क्वालीफाइड ही रहेगा। तीसरा, पब्लिक इंटरेस्ट फाउंडेशन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। दोस्तों इस केस के अंदर सुप्रीम कोर्ट के सामने एक पीएल फाइल की गई थी और सुप्रीम कोर्ट से ये गुहार लगाई गई थी कि सेक्शन 8 के अंदर और भी ग्राउंड्स डालो, और भी ऐसे रीजंस डालो जिसके आधार पर किसी क्रिमिनल को या किसी सिटिंग एमपी और एमएलए को डिस्क्वालीफाई किया जा सके। तो सुप्रीम कोर्ट ने सेक्शन 8 के स्कोप को बढ़ाने से तो मना कर दिया। सुप्रीम कोर्ट कहते हैं ये हमारा काम नहीं है, यह काम है लेजिस्लेचर का। लेजिस्लेचर से जाकर अपील करो कि वो सेक्शन 8 को अमेंड करे और नए ग्राउंड्स डाले जिसके आधार पर किसी व्यक्ति को डिस्क्वालीफाई किया जा सके। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कहते कि हम इतने डायरेक्शन दे सकते हैं कि अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी क्रिमिनल को, ऐसे कैंडिडेट को जिसका क्रिमिनल बैकग्राउंड है, उसको अपनी पार्टी से टिकट दे रही है, तो पॉलिटिकल पार्टी की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि उसको प्रचारित करे, इस न्यूज को, इस फैक्ट को प्रचारित करे। और इलेक्शन कमीशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि इसको प्रॉपर पब्लिकेशन प्रचारित किया जाए कि एक पर्टिकुलर कैंडिडेट इस पॉलिटिकल पार्टी के टिकट से इलेक्शन लड़ रहा है। इसका उद्देश्य यही था कि लोगों को एटलीस्ट पता चले कि जिस कैंडिडेट के लिए वोट करने जा रहे हैं उस व्यक्ति के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं। अब दोस्तों अंत में, लास्ट में जिस प्रकार से रिकमेंडेशंस आप लिख सकते हैं अपने आंसर्स के अंदर, आपको मैं कुछ रिकमेंडेशंस बता रहा हूं जिसके तहत इंडिया के अंदर क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोका जा सकता है। अब दोस्तों पहला, चेंज इन लेजिस्लेटिव फ्रेमवर्क। भारत के अंदर कानून को चेंज करो। सेक्शन 8 ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट कहता है अगर किसी सिटिंग एमपी और एमएलए को कन्विक्शन हो जाती है, उसको कोर्ट कन्विक्ट कर देता है किसी अपराध के लिए, तो फिर जाके उसकी सीट डिस्क्वालीफाई हो जाती है। लेकिन दोस्तों चूंकि मैंने आपको बताया कि इंडिया के अंदर ट्रायल जो है वो जल्दी से समाप्त नहीं होता, भारत के अंदर क्रिमिनल केसेस जल्दी से समाप्त नहीं होते हैं, कई बार 20-20, 25-25 वर्ष लग जाते हैं क्रिमिनल केसेस को समाप्त होने के लिए। इसका मतलब जब तक एक एमपी और एमएलए के खिलाफ चार्जेस फ्रेम होंगे, ट्रायल चलेगा, उसको सजा होगी, तब तक वो 3 बार इलेक्शन लड़कर, 3 बार जीतकर, 3 बार अपनी टर्म भी पूरा कर चुका होता है। इसके लिए उपाय है कि जैसे ही किसी एमपी और एमएलए के खिलाफ कंप्लेंट, एफआईआर फाइल होती है, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट होती है और चार्जशीट फाइल होती है, जैसे ही मामला सेशन कोर्ट में जाता है और सेशन कोर्ट चार्जेस फ्रेम कर देता है, ट्रायल बाद में होगा। जैसे ही सेशन कोर्ट ने चार्जेस फ्रेम कर दिए, वैसे ही सिटिंग एमपी और एमएलए डिस्क्वालीफाई हो जाना चाहिए। तो आप ट्रायल का वेट मत करो, आप डिसीजन का वेट मत करो, जैसे ही चार्जेस फ्रेम हुए सेशन कोर्ट के अंदर, द एमपी एमएलए शैल बी डिस्क्वालीफाइड। दूसरा, सिटिंग एमपी और एमएलए के खिलाफ, सिटिंग एमपी और एमएलए के खिलाफ एक ट्रायल स्पेशल कोर्ट बननी चाहिए जिसके अंदर फास्ट ट्रैक तौर पर केस चले, ट्रायल चले और 1 साल के अंदर ट्रायल कंप्लीट हो जाए, ताकि अगर एमपी और एमएलए ने किसी प्रकार का अपराध किया हो तो वो 1 साल के अंदर कन्विक्ट हो जाए और पीरियड ऑफ सेंटेंस प्लस 6 साल के लिए वो डिस्क्वालीफाइड रहेंगे। तो दोस्तों इससे पॉलिटिकल पार्टीज को भी एक प्रकार का डिसुएशन मिलेगा कि वो क्रिमिनल्स को टिकट ना दे। दोस्तों तीसरा, वोटर अवेयरनेस कैंपेन। दोस्तों सिविल सोसाइटी, एनजीओस, यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स और अन्य प्रकार के लोग जो सोशली ओरिएंटेड है, जो समाज का भला चाहते हैं, ऐसे लोगों की इंपॉर्टेंस है कि वो लोगों के अंदर वोटर्स अवेयरनेस कैंपेन चलाएं। वोटर अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू समाज के अंदर इस बात की अवेयरनेस, जागरूकता लाई जाए कि क्रिमिनल्स को वोटिंग मत की जाए,
दोस्तों लोग क्रिमिनल्स को वोटिंग इसलिए देते हैं क्योंकि कई बार क्रिमिनल्स इलेक्शन के अंदर बहुत पैसा बहाते हैं। क्रिमिनल्स कई बार इलेक्शन के अंदर वोटर ब्राइबरी करते हैं, लोगों को एक एक वोट के लिए 1000, 2-2 हजार, 3-3 हजार रुपए भी देते हैं। लेकिन दोस्तों लोगों को इस बात की समझ बताना जरूरी है कि अगर आपको एक इलेक्शन, एक कैंडिडेट की वोट करने के लिए 1000-2 हजार रुपए मिल रहे हैं, आपको एक टाइम पर 2 हजार रुपए मिल गए, लेकिन वो व्यक्ति आने वाले समय के अंदर 500 करोड़, 1000 करोड़ की जो चोरी करेगा, वो आपका ही पब्लिक का पैसा है, वो आपका ही पब्लिक मनी है जिसकी चोरी वो करेगा। आप ही हो जो उस क्रिमिनल पॉलिटिशियंस की नेगेटिव एक्टिविटीज के नेगेटिव इंपैक्ट को झेलोगे। दोस्तों इसके साथ साथ नोटा फ्रेमवर्क, नन ऑफ द फ्रेमवर्क, आप सभी जानते हैं इलेक्शन होता है जब, तो आपकी वोटिंग मशीन के अंदर एक ऑप्शन होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। अगर आप किसी भी कैंडिडेट को पसंद नहीं कर रहे हो तो आप नोटा का बटन दबा सकते हो। हालांकि नोटा का कोई खास प्रभाव नहीं होता है, लेकिन दोस्तों इलेक्शन लॉ के अंदर चेंजेस लाए जाए और ये प्रोविजन बनाया जाए, अगर किसी कॉन्स्टिट्यूएंसी की इलेक्शन के अंदर मेजोरिटी वोट्स नोटा को मिल गए, इसका मतलब सोचो, मान लो मेरी कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐसे लोगों को टिकट दिए जो क्रिमिनल्स है, अब मैंने जाकर नोटा दबा दिया और मेरे संग बहुत सारे लोगों ने जाकर नोटा दबा दिया। अगर नोटा को मेजोरिटी वोट्स मिल गए तो फिर री इलेक्शन होगा। इससे पॉलिटिकल पार्टीज के ऊपर एक प्रेशर क्रिएट होगा कि वो क्रिमिनल्स को वोटिंग इलेक्शन में टिकट्स ना दें, बिकॉज उनको पता है कि लोगों ने नोटा दबा दिया और नोटा को मेजोरिटी वोट्स मिल गए, आधे से ज्यादा वोट्स मिल गए, तो फिर री इलेक्शन हो जाएगा, इलेक्शन अपने आप के अंदर निरस्त हो जाएगा, एब्रोगेट हो जाएगा। तो दोस्तों इन रिकमेंडेशंस को फॉलो करके इंडिया की एक्टिव पॉलिटिक्स के अंदर क्रिमिनलाइजेशन को या क्रिमिनल्स की एंट्री को रोका जा सकता है। लेकिन दोस्तों फिर भी मैं आपको फिर एक बात बताऊंगा कि भारत के अंदर अगर आपको क्रिमिनल्स को, क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स को रोकना है तो इसका दायित्व लोगों के ऊपर है, सबसे ऊपर लोगों के ऊपर है। दोस्तों लोगों को एक कसम खानी होगी किसी भी पब्लिक ऑफिस के ऊपर, वह क्रिमिनल्स को नहीं बैठने देंगे। दोस्तों जैसे ही आपको पता लगता है कि आपके कैंडिडेट, आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी के कैंडिडेट के खिलाफ क्रिमिनल चार्जेस हैं, मेक श्योर आप उसके लिए कभी वोट ना करें। अपने आसपास के लोगों के अंदर भी जागरूकता कैंपेन फैलाएं कि ऐसा व्यक्ति हो सकता है इमीडिएटली आपको कोई बेनिफिट दे दे, लेकिन लॉन्ग टर्म में आपकी कॉन्स्टिट्यूएंसी का जो नुकसान होगा उसके लिए आप सभी रिस्पॉन्सिबल होंगे। तो दोस्तों आज की वीडियो को वहीं समाप्त करते हैं। एक बार फिर से आपसे तो मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ, जहां पर किसी प्रकार के लीगल टॉपिक पर हम डिस्कशन करेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के कुछ प्रोविजंस पर डिस्कशन करेंगे। तब तक के लिए आप अपना